हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो प्रोफेशनल नॉलेज पे बेस्ड है। और आपको यहाँ मैं बता दूँ कि अब जो वीडियो प्रोफेशनल नॉलेज के आपको मिलेंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे आपके रिवीजन के लिए। तो शो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए और जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उसे अच्छे से रिवीजन करिए। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए और जो भी क्वेरी आपकी हो वो भी कमेंट में करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हों। पहली चीज़ ये है कि आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ स्क्रीनशॉट या कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको टेलीग्राम में ही दूंगा। तो जिनको लिंक मिल जाए किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ से आप ऐड हो जाइए। नहीं, आप जो है टेलीग्राम में जाके तासु एकेडमी लिख कर सर्च करिएगा तो वहाँ पे जो तासु एकेडमी का आएगा पेज उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए अभी तक 15 वीडियो टोटल अपलोड किए चुके हैं जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज के लिए पूरा सफिशिएंट नहीं है। ये 16 नंबर का वीडियो है और मेरी कोशिश है कि आपको मोर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाए। बट एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि जो मैंने प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस वाला वीडियो बनाया था उसे आप देखें एक बार और फिर से जाकर, और जितना भी उसमें मैंने बेयर एक्ट डिस्कस किया है उनमें से जो भी बेयर एक्ट आपके पास हो उनको कई बार आप रिवीजन करें, और रिवीजन करने से ही आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का और आपको क्वेश्चन करने को काफ़ी अच्छा फील होगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। विच रिट लिटरली मीन्स यू हैव द बॉडी, इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रेट फॉर पर्सनल लिबर्टी। इनमें से कौन सा रेट ऐसा है, ठीक है, जो कहता है यू हैव द बॉडी और आपके पर्सनल लिबर्टी के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होता है ये? तो वो रेट है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस क्या होता है तो ये समझ लीजिए कि अगर किसी को बंदी बना लिया गया है, इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। अगर किसी को बंदी यानी किसी को बंधक बना लिया गया है, ठीक है, किसी को बंद कर दिया गया है, तो उसे जो है क्या कहते हैं कि कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है, उसे आप प्रेजेंट करो, यानी उसकी बॉडी को, यानी उसे खुद को प्रेजेंट करो। ये होता है हैबियस कॉर्पस। टोटल 5 रेट बताए गए हैं जिसमें आप हैबियस कॉर्पस ये 4 ये देख सकते हैं और एक आपका मेंडामस होगा। ठीक है, ये 5 हैं। आप यहाँ ये बताएं जो हमारा संविधान है वहाँ पे किस आर्टिकल में हम सुप्रीम कोर्ट में और किस आर्टिकल में हम हाई कोर्ट में इन रेट को फाइल कर सकते हैं। और टोटल हमारे कितने रेट हैं ये आपको पता हो गया कि 4 ये हैं, मैंने एक बता दिया, 5वां मेंडामस। तो ये टोटल हो गए आपके 5 रेट। और कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है आप ये भी बताएं। और अगर हो सके तो आप 5 रिट के बारे में थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें एक्चुअली में हर जो रिट होती है उसमें क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें कौन सा मतलब लोगों को क्या परमिशन दिया जाता है। तो ये ज़रूर मुझे कमेंट में करके बताएं। बैंकर लियन इज़ गवर्न बाय विच एक्ट। बैंकर लियन जो बैंकर ग्रहण अधिकार है वो किस अधिनियम के द्वारा गवर्न किया जाता है? तो वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे आप 2-3 चीज़ें ज़रूर बताएं, कमेंट में करके सर्च करें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स कब हुआ था। ठीक है, कम इनटू फोर्स कब ये आया था अस्तित्व में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये बताएं ये किस सेक्शन में है। ठीक है, किस सेक्शन में हमारा बैंकर लियन डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्या बताया गया बैंकर लियन के बारे में, तो ये भी सर्च करें और मुझे बताएं। इन केस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ ड्रॉन एंड एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, इन वॉट टाइम पीरियड इट शुड बी स्टैम्प्ड आफ्टर एंटरिंग इन इंडिया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिया के बाहर, ठीक है, उसको बनाया गया, ड्रॉ किया गया है और उसको एग्जीक्यूट भी किया गया है। जब वो इंस्ट्रूमेंट इंडिया में इंटर करता है तो उसको स्टैम्प्ड मतलब उसके एंट्री के मतलब इंडिया में इंटर करने के कितने दिनों के बाद, यानी कितने मंथ के बाद या कितने साल के बाद, ठीक है, उसे स्टैम्प किया जाएगा। तो वो है विद इन 3 मंथ ऑफ द एंट्री इन इंडिया। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर उस इंस्ट्रूमेंट का स्टैम्प्ड हो जाना अनिवार्य है। ठीक है, आप इसमें सर्च करिए कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट की बात कही जा रही है ये किस एक्ट के द्वारा है ये भी आप मुझे बताएं, और ये किस सेक्शन की बात कर रहा है वो भी हमें बताएं। और एक चीज़ आप ये बताएं कि 4 मंथ के लिए क्या प्रावधान किया गया है ये भी आप मुझे बताएं। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑपरेशन इन सीसी अकाउंट टू बी स्टॉप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द स्टेटमेंट गिवन। सीसी अकाउंट के केस में, ठीक है, अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उनके जो अकाउंट है उन पे स्टॉप लगा दिया जाता है। तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट आपका सही होगा? तो यहाँ पे देखिए, एज पर सेक्शन 42 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट
वॉज पार्टनर डाइज द फर्म इज़ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जो फर्म है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। और एक चीज़ यहाँ पे भी है कि जो इसका डिसोल्यूशन है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप एक्ट का जो डिसोल्यूशन वाला है, टोटल पूरा जितना सेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से कर लीजिए, बाय कोर्ट, बाय बिल, ठीक है, बाय पार्टनर के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी कर लीजिए, यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। सेकंड ऑप्शन है टू अवॉइड एप्लीकेशन क्लिंटन रूल। ये क्लिंटन स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप देख लीजिएगा। क्लिंटन रूल इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस वाइड सेक्शन 59 to 61 इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी 59 to 61 ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्लिंटन रूल बोला जाता है। क्लिंटन रूल क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये भी उस पर फॉलो करेगा, ठीक है, उनके जो सीसी अकाउंट है उन पे फॉलो करेगा। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, ये भी सही है हमारा। ऑल ऑफ द अबव जो आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। सीसी अकाउंट में अगर किसी एक पार्टनर की डेथ होती है तो उनको जो स्टॉप लगाया जाता है, तो ये सारे जो ऑप्शन हैं हमारे बिल्कुल सही हैं। तो आप यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट का जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर है, ठीक है, जितने भी डिसोल्यूशन हैं वो देख लीजिए किन किन के द्वारा होता है। स्वेच्छा से भी किया जाता है, ठीक है, पार्टनर के द्वारा किया जाता है, कोर्ट के भी द्वारा होता है, 3 4 5 दिए गए हैं वहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट, वो जरूर आप देखिएगा। इफ़ द सेम डॉक्यूमेंट आर साइंड बाय डिफरेंट पार्टीज अदर देन पार्टनरशिप फर्म ऑन डिफरेंट डेट, विच डेट विल बी द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। कौन सा जो डेट होगा वो डॉक्यूमेंट का डेट माना जाएगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं डिफरेंट पार्टीज़ या किसी पार्टनरशिप के फर्म के द्वारा, ठीक है, डिफरेंट डेट में अगर किसी डॉक्यूमेंट का साइन किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा मतलब माना जाएगा, तो जो भी लास्ट डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा ना वो कंसर्न किया जाएगा। जैसे बाय द वे अगर कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें एक पार्टी ने आज किया और एक पार्टी ने 2 दिन बाद किया, तो वही पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो डेट होगा वो कंसर्न किया जाएगा, तो जो लास्ट डेट होगा डॉक्यूमेंट का ना वो कंसर्न किया जाएगा, लास्ट डेट। अ गार्नेसी ऑर्डर इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। गार्नेसी आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो दिया जाता है जो है बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर अटैचिंग। अ गार्नेसी ऑर्डर इज इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। गार्नेसी ऑर्डर किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो जारी किया जाता है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर अटैचिंग। ये फंड होगा FUNDS फंड्स ड्यू टू अ जजमेंट डेटर बाय अ थर्ड पार्टी फॉर पेमेंट टू द जजमेंट क्रेडिटर। तो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है गार्नेसी ऑर्डर, ठीक है। गार्नेसी ऑर्डर कहाँ पे डिफाइन है, ठीक है, ये भी आप मुझे बताएं। गार्नेसी ऑर्डर ये जहाँ डिफाइन है कमेंट में करके बताएं। क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि हाइपोथिकेशन के रिगार्ड में कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, नॉट ट्रू है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि हाइपोथिकेशन इज डिफाइन अंडर सेक्शन 2 ऑफ सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट के सेक्शन 2 में डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है। 2 के सब सेक्शन N में हाइपोथिकेशन को बताया गया है, ठीक है, आप जाके वहाँ ज़रूर पढ़िएगा। और हाइपोथिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू पर्पज़ और फॉर एग्जाम पर्पज़, दोनों के पर्पज़ से। दूसरा देखिए कि इट इज़ अ नोशनल स्पेशल एंड इक्विटेबल चार्जेस। बिल्कुल, हाइपोथिकेशन एक तरह का चार्ज ही होता है, वो इक्विटेबल चार्ज होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है द पोजीशन एंड ओनरशिप रिमेन विद द बोरोवर, यानी जो पोजीशन और ओनरशिप है वो बोरोवर के साथ ही जुड़ी रहती है। तो यहाँ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे बाइक लोन ले लेना या कार लोन लेना, ठीक है, बाइक लोन कार लोन बैंक के द्वारा आप ले लेते हो, तो पोजीशन आपका किस पे होता है, आप ही का होता है। तो ये भी ऑप्शन हाइपोथिकेशन के संदर्भ में बिल्कुल सही है। और अगला ऑप्शन जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर अप्लीकेबल, नहीं, ये हमारा ऑप्शन नॉट ट्रू होगा, क्योंकि TPA और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये अप्लीकेबल हाइपोथिकेशन में नहीं होता है। बाकी अगला जो ऑप्शन है राइट्स कैन बी एक्सरसाइज थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, जो आपकी राइट है वो एक्सरसाइज की जाएगी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, तो ये ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर अप्लीकेबल इन हाइपोथिकेशन, तो आंसर होगा नो, ये नॉट ट्रू है। यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि जो NPA बताया गया है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो सरफेसी एक्ट के किस सेक्शन में बताया गया है, ये आप कमेंट में करके बताइए। एडवांस अगेंस्ट देयर ओन शेयर आर नॉट अलाउड बाय द बैंक बिकॉज दीज आर प्रोवाइडेड अंडर, ठीक है, ये जो ओन शेयर है अपना, ये बैंक के द्वारा अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये किस एक्ट में ये बताया गया है जिसके द्वारा ये चीज़ें मतलब गवर्न होती हैं, ठीक है, जिनको एक मतलब अलाउ किया जाता है, वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कौन से सेक्शन में है ये आप सर्च करके मुझे बताएं। विच सेक्शन इन डिफाइन एडवांस अगेंस्ट देयर ओन शेयर आर नॉट अलाउड बाय द बैंक
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मार्च 2003 द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी आईटी एक्ट 2000 हैज़ बीन अमेंडेड सो एज टू ब्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विद इन इट्स प्रीव्यू। कहने का मतलब ये है कि अभी 15 मार्च 2003 को अमेंडमेंट किया गया था आईटी एक्ट 2000 में। तो इनमें से क्या ऐड किया गया था? तो ये ऐड किया गया था इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक। तो जो हमारा एनआई एक्ट है, ठीक है, एनआई एक्ट का जो सेक्शन 6 है जिसमें चेक बताया गया है, तो 6 के कौन सा सब सेक्शन है जिसमें ट्रंकेटेड चेक है और कौन सा सब सेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चेक है? ये दोनों आप कमेंट में करके बताइए। दोनों चीज़ें वहाँ पे ऐड की गई थी और ये अमेंड किया गया था आईटी एक्ट 2000 में। द बैंक कैन इन्फोर्स, ये इन्फोर्स होगा, द सिक्योरिटी ऑफ देयर गिविंग नोटिस एंड इफ़ बोरोवर, ये बोरोवर होगा, डज नॉट रिपे विथ, यानी बैंक के नोटिस देने के बाद, ठीक है, कितने दिनों के बाद अगर बोरोवर रिपे नहीं करता है तो वो उसकी सिक्योरिटी को इन्फोर्स कर लेंगे, तो वो है 60 डेज़। यानी जब सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 आप पढ़ेंगे, जहाँ पे एनपीए अकाउंट होने के बाद आप 60 डेज का लीगल नोटिस देते हैं और उसके अंतर्गत अगर 60 दिन के अंदर बोरोवर रिपे नहीं करता है तो आप उसके जो सिक्योरिटी जो है उसके वो आप इन्फोर्स कर सकते हैं। ये बैंक को पावर देता है सरफेसी एक्ट, ठीक है, सरफेसी एक्ट पावर देता है और ये सेक्शन है 13(2). और इसी के बाद जब 13(4) आप जाएंगे तो अटैचमेंट के लिए जाएंगे 13(4) में, और जब अटैचमेंट के लिए जाएंगे उससे पहले आप 30 डेज़ के लिए सेक्शन 14 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो भी हैं, यहाँ पे आप पढ़िएगा देखिएगा, इन दोनों को आप 30 डेज़ के अंदर एक नोटिस, मतलब इनको नोटिस इन्फॉर्म करोगे कि मैं अटैच करने जाऊँगा ये प्रॉपर्टी, और वो 30 डेज़ के अंदर आपको नोटिस देंगे कि हाँ ठीक है, और अगर नहीं देते तो 30 डेज और हैं, 30 + 30 दिन, ये 2 डेट और है। तो यहाँ पढ़िएगा और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉन्स्टिट्यूट अ चेक विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, यानी एनआई एक्ट का जो सेक्शन 6 है उसके संदर्भ में कौन सा इनमें से सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ है पहला ऑप्शन का ए गिव्स सी अ चेक रिटन ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड नॉट ऑन द बैंक यूजुअल प्रिंटेड फॉर्म, तो ये बिल्कुल ऑप्शन हमारा सही होगा। अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक, ये भी हमारा बिल्कुल आंसर सही होगा। तो यहाँ पे सारे होंगे ऑल ऑफ द अबव सेक्शन 6 के संदर्भ में, यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। और अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है और जो ट्रंकेटेड चेक है ये दोनों अमेंड किया गया था आईटी एक्ट 2000 में, ठीक है, जो 2003 में अमेंड कर दिया गया था, और ये सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। लेकिन सेक्शन 6 के किस सब सेक्शन में ट्रंकेटेड चेक है और किस सब सेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉनिक चेक है, तो दोनों आप ज़रूर कमेंट में करके बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें आपसे पूछूँ उनको सर्च करिए और कमेंट में करके ज़रूर बताइए। वॉट आर द राइट अवेलेबल टू अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास कौन से राइट इसमें से उपलब्ध होते हैं? टू सेल द एसेट्स, बिल्कुल वो सेल एसेट को बेच सकता है। फाइल एप्लीकेशन विद डीआरटी फॉर रिकवरी और ऑफ फुल एंड रिमेनिंग ड्यू, और डीआरटी में वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रिकवरी के लिए या जो आपका रिमेनिंग ड्यू है उसके लिए भी फाइल कर सकता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। टू प्रोसीड अगेंस्ट गारंटर, जो आप मतलब लोन लेते हो ना उसमें जो एक गारंटर होता है तो उसके अगेंस्ट भी प्रोसीजर वो चालू कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा सारा ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ द अबव। सिक्योर्ड क्रेडिटर के संदर्भ में सारे ऑप्शन हमारे सही होंगे, तो यहाँ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में इतना पूछ रहा है कि एक चेक है जो 16 अगस्त 2012 को जारी किया गया था, ठीक है, चालू खाता धारक को, और 20 जून 2012 को उसे चेक भुगतान के लिए प्रेजेंट किया गया, ठीक है, तो क्या उस चेक को मतलब पेड किया जाएगा या मना कर दिया जाएगा? तो सबसे पहली चीज़ आप ये बता दें कि इस समय प्रेजेंट टाइम में जो चेक की वैलिडिटी है वो कितने मंथ की है, ठीक है, ये ऑप्शन में करके सर्च करके मुझे बता दें, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर सही होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन पुराना है तो मे भी अगर उसकी वैलिडिटी कम होती या ज़्यादा होती तो उस संदर्भ में ये चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर 3 मंथ की वैलिडिटी है चेक की तो वहाँ पे होगा द चेक शुड बी पेड, ठीक है, क्योंकि अगस्त जून में चीज़ें हैं, ठीक है, चेक भुगतान के लिए गया है जून जुलाई अगस्त, यानी 3 मंथ के अंदर अगर पेमेंट के लिए गया है, कहने का मतलब सीधा है कि चेक का जो वैलिडिटी है अगर उसके बाहर जाएगा या उससे पहले जाएगा डेट से पहले तो वहाँ पे चेक पेमेंट नहीं किया जाएगा, बट अगर उस वैलिडिटी के अंदर आपने चेक प्रेजेंट किया है तो वो चेक पेड कर दिया जाएगा। तो आप ये बताइएगा जो चेक की प्रेजेंट टाइम में वैलिडिटी कितनी है, ये कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा।
इन ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। द बोरोवर कैन फाइल एन अपील विद DRT ओनली आफ्टर द सेक्योर्ड क्रेडिटर टेक पोजीशन ऑफ एसेट्स, बिल्कुल सही है। बोरोवर कैन नॉट फाइल एन अपील इन द सिविल कोड, सिविल कोड में कोई फाइल अपील करने के अलावा कोई प्रावधान ही नहीं, क्योंकि अलग से DRT और DRIT बना दिया गया है, तो सिविल कोड आप नहीं जा सकते हैं। रिट पिटिशन कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट एट एनी टाइम, तो रिट पिटिशन आप इसके संदर्भ में फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है, ठीक है, सारे सही हैं यहाँ पे हमारे। एज पर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट। इन हाउ मेनी मंथ्स रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी डन फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन के कितने महीने के अंदर पंजीकरण का होना बिल्कुल नेसेसरी है, अनिवार्य है, ठीक है, तो वो है 4 मंथ, 4 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने अभी 3 मंथ वाला, जो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट अगर बाहर, इंडिया के बाहर बनाया गया, एग्जीक्यूट किया गया है और इंडिया में प्रेजेंट होता है, तो 3 मंथ के अंदर उसको उस पर स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कैन एक्वायर ओनली फाइनेंशियल असेट्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन कंपनी जो होती है। अच्छा ये बताइए, सिक्योरिटाइजेशन जो है सरफेसी में कहाँ डिफाइन है, सरफेसी में भी कहाँ डिफाइन है, और जो हमारा RDB एक्ट है ना, DRT वाला RDB एक्ट, उसमें भी कहाँ डिफाइन है, दोनों बताइए, क्योंकि दोनों में पूछा गया है, कभी उससे पूछ लिया जाता है, कभी इससे पूछ लिया जाता है, दोनों से बताइए सरफेसी में भी कहाँ है और RDB एक्ट में भी कहाँ है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटाइजेशन एंड फैक्टरिंग इज दैट इन फैक्टरिंग ओनली एग्जिस्टिंग रिसीवेबल कैन बी एक्वायर्ड वाइल इन अ सिक्योरिटाइजेशन इवन फ्यूचर रिसीवेबल कैन बी एक्वायर्ड, ये भी ऑप्शन सही है। द पर्पज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज टू बी अवॉइड मिसमैच बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटीज़, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हमारा आंसर होगा। ये जो दोनों मैंने आपसे पूछा है इनको कमेंट करके ज़रूर बताइए। What is the maximum time available to a customer for lodging complaint to a ombudsman? ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट लॉजिंग करने के लिए, ठीक है, कितना मैक्सिमम टाइम कस्टमर के पास होता है। तो यहाँ पे देखिए और आंसर करिए कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। पहला देखिए 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट मेड टू बैंक एंड नो रिप्लाई रिसीव, बिल्कुल सही है। ये हम कर सकते हैं कि अगर कोई मतलब बैंक में कोई हमें प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए हम ओम्बुड्समैन में उस डेट से लेकर 1 महीने के अंदर हमें कंप्लेंट फाइल करना होगा, ठीक है। या अगर कंप्लेंट फाइल कर दिया है, वहाँ से बैंक का कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो भी मतलब हम वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। फिर दूसरा देखिए 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लेंट रिप्लाई रिसीव बट कस्टमर नॉट सेटिस्फाई, बैंक ने रिप्लाई कर दिया है 1 महीने में बट कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो भी वो जो है लोकपाल को अपना शिकायत दर्ज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं, बाकी सारे गलत हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस ये हमारा ऑप्शन होगा इधर 1 और 2, यानी ये सही होगा, ये सही होगा, क्योंकि एक टाइम पे दोनों इसलिए नहीं सही हो सकते हैं कि या तो वो बैंक को रिप्लाई करेगा और दूसरा आप तो रिप्लाई करने के बाद सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, तो दोनों में से कोई एक बिल्कुल सही है लोकपाल के लिए। इफ़ देयर आर मोर देन 1 बोरोवर हाउ शुड द डिमांड नोटिस बी सर्व्ड, अगर एक से अधिक जो है बोरोवर हैं तो जो डिमांड नोटिस होती है वो कैसे सर्व की जाएगी ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है डिमांड नोटिस मस्ट बी सर्व्ड ओनली ऑन दोज बोरोवर हुज बोरोइंग इज़ मोर देन, नहीं ये ऑप्शन गलत है। डिमांड नोटिस मस्ट बी सर्व्ड ऑन एनी वन ऑफ द बोरोवर, ये भी गलत है। डिमांड नोटिस मस्ट बी सर्व्ड ऑन द पर्सन हुज नेम अपीयर फर्स्ट इन द, ये भी ऑप्शन गलत है। डिमांड नोटिस मस्ट बी सर्व्ड ऑन ऑल बोरोवर, यानी डिमांड नोटिस जो है वो सभी बोरोवर को सर्व की जाएगी, ऑल बोरोवर को सर्व की जाएगी। यहाँ पे कह रहा अगर एक से ज़्यादा बोरोवर हैं किसी भी लोन में या किसी भी उसमें, तो वहाँ पे सारे बोरोवर को डिमांड नोटिस सर्व की जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव, मैंने यहाँ ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है, बट डिमांड नोटिस मस्ट बी ऑल बोरोवर, सभी बोरोवर को डिमांड नोटिस सर्व की जाएगी। तो वही डिमांड नोटिस होती है 13/2 में 60 डेज़ के लिए, तो वहाँ पे भी आप जाके पढ़िएगा, आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों नेसेसरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होता है तो इट्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द बोरोवर, यानी किसी को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। यानी अगर कोई ऋण ले रहा है आपसे, ठीक है, कोई लोन ले रहा है, तो वहाँ अगर आप उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन को सही से चेक कर रहे हो तो वहाँ पे क्या कर पाओगे, उस मतलब आपको हेल्प करेगा उस बोरोवर की पहचान करने के लिए। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई के लिए। इट्स वर्क एज अ रिटन एविडेंस, आपके पास एक एविडेंस भी होगा। तो यहाँ सारे जो हैं ऑल ऑफ द अबव डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी क्यों है, तो उन संदर्भ में यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे सही हैं।
सिक्योरिटी इंटरेस्ट मीन, देखिए सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी आपके सरफेसी एक्ट में और आरडीबी एक्ट में दोनों में डिफाइन किया गया है। तो इसका भी सेक्शन आप बताइए, ठीक है, सेक्शन 2 ही है, 2 के किस सब सेक्शन में डिफाइन है ये आपको बताना है। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड अपॉन प्रॉपर्टी, बिल्कुल। क्रेडिट इन फेवर ऑफ एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर, बिल्कुल। दिस इंक्लूड मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन एंड असाइनमेंट, इसके भी संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही होगा। तो इसमें भी सारे ऑप्शन हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के संदर्भ में सही हैं। और आप यहाँ पे सिक्योरिटी सरफेसी एक्ट और आरडीबी एक्ट बताइएगा किस सेक्शन में डिफाइन किया गया सिक्योरिटी इंटरेस्ट और क्या होता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वहाँ पे भी आप पढ़िएगा। अगर आपको कुछ नया मिलता है तो मुझे भी थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।